हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो ये वन शॉट रिवीजन वीडियो है। इसके अंदर हमने सारे आईएमपी क्वेश्चंस कवर किए हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। वैसे इसके पहले हमने वीडियो बनाए हैं 1st to 5th चैप्टर का, और अभी रिसेंटली चैप्टर नंबर 10 जो कि मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, जिसमें से 10 मार्क्स तक का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो वो हमने बना दिया है। उसमें ज़्यादातर आईएमपी क्वेश्चन ही हमने कवर करें। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसे भी देखिएगा। और अभी हम चैप्टर नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? तो इसका आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ऐसे लिखेंगे, स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, selecting, appointing and developing the right people at the right job in an organization। स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि जो आइडेंटिफाई करती है, सिलेक्ट करती है, अपॉइंट करती है और डेवलप करती है राइट लोगों को, सही लोगों को सही जॉब के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है स्टाफिंग, मतलब सही व्यक्ति को सही काम देना। जो व्यक्ति जिस काम के लायक है उसको वो काम सौंप देना क्या कहलाता है? स्टाफिंग। इसके बाद में व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? तो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट फॉर वैकेंट पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो सर्च करती है और नए लोगों को, सूटेबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट खाली होती है उसके लिए। इट क्रिएट्स अ पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट फ्रॉम विच सिलेक्शन इज मेड। रिक्रूटमेंट क्या करता है? ये बहुत सारे जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आता है, अप्लाई करवाता है। ठीक है, ताकि उनमें से सही व्यक्ति को चुना जा सके। तो वह ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है? तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट। अब हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन आई है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसमें से सबसे ज़्यादा जो सूटेबल कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन। इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज अनसुटेबल कैंडिडेट आर रिजेक्टेड। इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि सूटेबल नहीं है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है? जो प्लेसमेंट का मतलब होता है, प्लेसमेंट मीन्स असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू द एप्रोप्रिएट जॉब। जिस व्यक्ति को हमने सिलेक्ट कर लिया है उसको उसके मुताबिक कोई जॉब देना, काम देना। जॉब अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी। उसकी क्वालिफिकेशन और एबिलिटी के हिसाब से उसको काम देना क्या कहलाता है? प्लेसमेंट। इट इंश्योर दैट द राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट द राइट पोजिशन। प्लेसमेंट ये भी इंश्योर करता है कि जिस व्यक्ति को जो काम दिया उसके लिए वो सही, मतलब जो काम है उसके लिए बंदा सही सिलेक्ट करा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ गवर्नमेंट ऑफिस दैट हेल्प पीपल फाइंड जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिस होता है जो कि लोगों को जॉब्स ढूंढने में हेल्प करता है। एंड हेल्प कंपनी फाइंड द वर्कर्स। लोगों को जॉब ढूंढने में मदद करता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और कंपनीज को सूटेबल कैंडिडेट ढूंढने में मदद करता है। इट कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट अनएम्प्लॉयड पीपल। जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जो लोग बेरोजगार हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ये रखता है अपने पास में। एंड अवेलेबल जॉब्स एंड कनेक्ट देम टुगेदर। वो खाली जो पोस्ट रहती है उनकी भी इंफॉर्मेशन रखता है और जो लोग बेरोजगार हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन रखता है और दोनों को कनेक्ट करवा देता है। इट इज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है क्या है? एक एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का। अपना अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन 4 इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स पता करने, मालूम करने, लिखना है। देखिए इंटरनल सोर्स क्या होता है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंटरनल सोर्सेज मीन्स फीलिंग वैकेंसी बाय सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से ही किसी वैकेंट पोजीशन को फिल कर देना क्या कहलाता है? इंटरनल सोर्स। इसके लिए बाहर से कुछ भी नहीं करना होता है, ना कोई एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत है ना और कोई, ठीक है। तो ऑफिस के अंदर से ही किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है वैकेंट पोजीशन के लिए, तो वो क्या कहलाता है? इंटरनल सोर्स। तो इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं ऑफिस में? इंटरनल सोर्स कैसे होंगे? पहले तो प्रमोशन। कोई व्यक्ति मान लो अभी टीम लीडर है, ठीक है, किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति टीम लीडर है, उसको मैनेजर बना दिया गया, मैनेजर की पोजीशन खाली थी तो उसको मैनेजर बना देगा, तो ये प्रमोशन हो गया उसका। तो गिविंग हायर पोजीशन टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस, तो किसी करंट एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको हायर पोजीशन दे देना क्या कहलाता है? प्रमोशन। तो इससे भी रिक्रूटमेंट हो जाता है। ट्रांसफ़र, जहाँ पर वैकेंसी है वहाँ पर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कैंडिडेट को भेज देना, ठीक है, एम्प्लॉय को भेज देना, शिफ्ट कर देना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र। रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय पहले छोड़कर जा चुका है उसको फिर से रिक्रूट कर लेना, ठीक है, तो वो भी इंटरनल सोर्स में आ जाएगा। और चौथा है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, इन्फॉर्मिंग करंट एम्प्लॉयज़ अबाउट वैकेंट पोस्ट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो करंट एम्प्लॉय है उन्हीं को बता देना कि हम अपने यहाँ पर एक और पोस्ट खाली है तो आप लेकर आ जाएं, ये इसको वो भी कहते हैं रेफरल, ठीक है। तो रेफरल के थ्रू भी इंटरनल सोर्स, रेफरल भी एक इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का। तो 4 पॉइंट हो गए, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रीएम्प्लॉयमेंट और एक्स एम्प्लॉय या इंटरनल एडवर्टीजमेंट, ये 4 पॉइंट हो गए। ये थे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल देखते हैं कि बाहर से। एक्सटर्नल सोर्स मीन्स हायरिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी भी कैंडिडेट को हायर करना क्या कहलाता है? एक्सटर्नल सोर्स में आ जाता है। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अपॉइंटिंग पीपल हु अप्लाई डायरेक्टली फॉर जॉब, है ना, हमने वैकेंसी निकाली, कोई बाहर से वैकेंसी के लिए पूछता हुआ आया और हमारे पास इंटरव्यू दिया, ऐसे अगर किसी का रिक्रूटमेंट होता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अभी जैसे हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में किसी बेरोजगार ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी होगी, फिर उन्हें पता चला कि एक कंपनी है उसमें कैंडिडेट की ज़रूरत है, पोजीशन खाली है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने दोनों को कनेक्ट करवा दिया, तो उससे भी अगर रिक्रूटमेंट होता है तो वो एक्सटर्नल माना जाएगा। फिर कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज कॉलेजेस में विज़िट करती हैं, वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करती है, तो स्टूडेंट्स को कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन कर लेना कैंपस रिक्रूटमेंट कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज़ एडवर्टीजमेंट, पब्लिशिंग जॉब वैकेंसी इन न्यूज़पेपर, वेबसाइट और मीडिया, ये क्या कहलाता है? एडवर्टीजमेंट। ये एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। ऐसी जो भी चीज़ें जिसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ा है, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ रहा है, तो वो काय में आ जाएगी? एक्सटर्नल में आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू से दैट द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर इकोनॉमिकल? राइट 3 रीज़न। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो इंटरनल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के वो इकोनॉमिकल होते हैं, मतलब कम खर्चीले होते हैं, उसमें खर्चा नहीं होता? हमें 3 रीज़न देना है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर कंसिडर्ड इकोनॉमिकल बिकॉज, क्यों इकोनॉमिकल कंसिडर किया जाता है? देखिए ना, इंटरनल रिसोर्सेज में आप खुद ही सोचें कि ऑफिस के अंदर से ही किसी को रिक्रूट किया जा रहा है, उसका प्रमोशन कर दिया जा रहा है, या कोई फ्रेंड रिलेटिव को लेकर आ गया, तो यहाँ पर कंपनी का पैसा कहाँ लग रहा है? ज़्यादा पैसा तो नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? लो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के अलग से कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं देना पड़ता है, कैंपस में विजिट नहीं करना पड़ता, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे बात नहीं करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? लो कॉस्ट रिक्रूटमेंट, इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेस ट्रेनिंग कॉस्ट, अभी जैसे कि हमने अपने इंटरनल ऑफिस में से किसी बंदे को पर पोस्ट पर हायर किया, तो वो तो बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जानता है ऑफिस के बारे में, तो उसको कॉस्ट उसको ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए हमें कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। दूसरा, सेव्स टाइम एंड मनी, है ना, ये बंदा तो पहले से ट्रेन है जो ऑफिस का है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हमें टाइम और मनी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको इकोनॉमिकल माना जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह का खर्चा नहीं आता, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी नहीं है, तो ये इकोनॉमिकल रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और उसका इम्पोर्टेंस भी बताना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है, हमने मेन फंक्शन जो पढ़े थे ना
उसमें से एक है स्टाफिंग। तो इट्स अ मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज एन important function of management because manager have to recruit, select and appoint employees for different job in the organization। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम के लिए मैनेजर को लोगों को हायर करना पड़ता है ना, हर एक चीज़ के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना, किसी भी काम के लिए। तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर ये सारे काम करता है, रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये मैनेजरियल फंक्शन है। दूसरा है कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लोगों को हायर कर लिया और बस हो गया। लोग आते जाते रहते हैं, नया नया काम, नई नई पोस्ट निकलती रहती है, नए काम आते रहते हैं। तो हमेशा स्टाफिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है, रिक्रूटमेंट हमेशा चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद में राइट पर्सन एट राइट जॉब। ठीक है, स्टाफिंग का सबसे मेन काम क्या है, जो भी हमारे पास जॉब वैकेंसी अवेलेबल है उस पर मोस्ट सूटेबल पर्सन को हायर करना। ठीक है, तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्सेज, किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। काम कौन करेगा, इंसान ही करेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, HR बोलते हैं जिनको। लास्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय को इस प्रोसेस में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो उससे उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होता है, उसकी स्किल्स डेवलप होती है, तो एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। इसके बाद में अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं स्टाफिंग के, तो प्रोवाइड इफ़िशिएंट एम्प्लॉय। स्टाफिंग से क्या होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा सूटेबल होता है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसी को हायर किया जाता है, तो इफ़िशिएंट एम्प्लॉय मिलता है हमको। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, जो व्यक्ति अपने काम में अच्छा है तो वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी देगा, अच्छे से काम करेगा। उसके बाद में बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा व्यक्ति काम करेगा तो कम समय में काम करेगा और सही काम करेगा, तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका हम बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर पाएंगे। हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, राइट पर्सन है राइट जॉब के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से हासिल किया जा सकता है ना। अगर आपको वो काम दे दिया जाए जो आपको पसंद है तो आप बहुत अच्छे से करोगे उसको, और अगर आपको ऐसा कोई काम दे दिया जाए जो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आपका बस का ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स होगी, कब आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, या वो व्यक्ति जिसने वो आपको वो काम सौंप दिया जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उसका कभी भी एम पूरा नहीं हो पाएगा। इसका लास्ट पॉइंट है इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन। वही हमने कहा कि अगर आप अपने पसंद का काम करोगे, आपको पता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा, ट्रेनिंग से इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो ये आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, तो इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को बढ़ाता है स्टाफिंग। इसके बाद अगला पॉइंट है अपना, अगला क्वेश्चन है राइट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, तो सिलेक्शन में सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। जो भी हमारे पास में एप्लीकेशन आई है ना, उनमें स्क्रीनिंग करते हैं और उसमें फ़िल्टर कर देते हैं, मतलब जो हमारे मुताबिक जो हम क्वालिफ़िकेशन वगैरह चाहते हैं, जैसा एप्लीकेंट हम चाहते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस को हम साइड में रखते हैं, उसको सॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, और बची हुई जो अनसूटेबल हमारे पास में एप्लीकेशन आई है उनको हम हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में जिन लोगों को हमने जिनके रेज्यूमे सिलेक्ट करें उनका एक सिलेक्शन टेस्ट रहते हैं, ये कैसा भी हो सकता है, डिफरेंट टेस्ट, जैसे रिटन टेस्ट ले लेते हैं, एप्टीट्यूड का, स्किल टेस्ट, कोई भी टेस्ट जो मेरे काम के मुताबिक हो, उसका नॉलेज वगैरह चेक करने के लिए एक सिलेक्शन टेस्ट होता है, और जो व्यक्ति सिलेक्शन टेस्ट को पास कर लेता है फिर उनका 1-to-1 इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आर इंटरव्यू टू जज देयर पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस एंड सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। और फिर इंटरव्यू होने के बाद में रेफरेंस, किस रेफरेंस से आए हैं वो, किसके थ्रू आए हैं, और फिर उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। ये होने के बाद में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज़ वेरीफाइड फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय और रेफरेंस, जहाँ से वो जिसका भी रेफरेंस बताया या पहले कहीं काम कर चुका एक्सपीरियंस है, तो जहाँ पर वो काम करता था वहाँ के ऑनर से बात की जाती है ना, ये बैकग्राउंड चेक करा जाता है। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि फिज़िकली फिट है या नहीं। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, द बेस्ट कैंडिडेट इज़ सिलेक्टेड एट गिवन अपॉइंटमेंट लेटर। ये सारी प्रोसीजर के बाद में जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, एंड देन उसका क्या हो जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है। तो सिलेक्ट कैंडिडेट इज़ प्लेस्ड एट द सूटेबल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होगी।
ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद में मतलब जो भी हमारे पास एप्लीकेंट्स आई उनमें से इसकी स्क्रीनिंग होगी, फिर एक सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद में इंटरव्यू होगा, फिर उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन ली जाएगी, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा और देन प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अभी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज को डिस्कस किया था, तो उसके हमें ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो देखते हैं अपन इंटरनल, पहले देख लेते हैं इंटरनल सोर्सेज के क्या डिसएडवांटेज। ठीक है, तो सबसे पहला तो लिमिटेड चॉइस है। अगर हम एक्सटर्नल बाहर एडवर्टीजमेंट देंगे तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ सकती है, तो हो सकता है उसमें से बेस्ट व्यक्ति को हम चुन सकें। लेकिन अगर हम इंटरनल रिसोर्स पर ही डिपेंड है तो हमारे पास चॉइस जो है वो लिमिटेड रहेगी। लैक ऑफ न्यू आइडिया, अब जो बंदा पहले से ही काम कर रहा है हो सकता है कि उसके पास कुछ नए आइडियाज़ ना आए और बाहर वाले व्यक्ति के पास आ जाए। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में रिड्यूस क्रिएटिविटी बिकॉज नो फ्रेश थिंकिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बाहर से कोई फ्रेश थिंकिंग नहीं आ रही है तो नए आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे। एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी पर्टिकुलर दो व्यक्ति साथ में काम करें, मान लो कि दो व्यक्ति साथ में काम करें से दोनों दोस्त हैं, वो साथ में काम करते हैं, दोनों की सेम पोजीशन है। ठीक है, फिर एक को उसका काम अच्छा तो उसको प्रमोट कर दिया गया, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। या हर व्यक्ति चाहेगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम ज़्यादा काबिल थे, तो एम्प्लॉयज़ के बीच में जेलेसी, डिससेटिस्फेक्शन, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन वही कोई बाहर का बंदा आ जाएगा तब नहीं होगी। ठीक है, तो जो कॉलीग साथ में काम करते हैं उनमें से किसी एक का प्रमोशन हो जाए तो फिर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, जेलेसी की भावना आ जाती है। नॉट सुटेबल फॉर एक्सपांशन, जो इंटरनल रिसोर्सेज है, व्हेन मैनी न्यू एम्प्लॉयज़ आर नीडेड इंटरनल रिसोर्सेज आर नॉट सफिशेंट। अगर हमें बल्क में हायरिंग करनी हो, बहुत सारे लोगों को हायर करना है किसी टास्क के लिए, तो फिर इंटरनल सोर्सेज काम के नहीं है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, लिमिटेड चॉइस, लैक ऑफ न्यू आइडियाज़, एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट सुटेबल फॉर एक्सपांशन। अब अपन देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या डिसएडवांटेजेस या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहले तो हाई कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं एडवर्टीज वगैरह में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में। फिर टाइम कंज्यूमिंग, पैसे के साथ साथ टाइम भी वेस्ट होता है। अच्छे सूटेबल एप्लीकेंट्स को निकालना, ढूंढना, फिर उनका सिलेक्ट करना, स्क्रीनिंग करना, फिर उनका इंटरव्यू लेना, फिर उनकी ट्रेनिंग करवाना, इस समय बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और पैसा भी। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, कई बार नए व्यक्ति, बाहर से आया व्यक्ति एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाता तो उसको प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में लो मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो अगर हम बाहर से लाकर किसी को प्रमोट मतलब डायरेक्ट ऊंची पोस्ट पर ले आते हैं बाहर से, तब भी एम्प्लॉयज़ को, जो करंट एम्प्लॉयज़ है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उनमें उनका मॉरल डाउन होता है। ठीक है, कि बाहर का व्यक्ति को लाकर बड़ी पोस्ट दे रहे हैं, हम में से किसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। ठीक है, आप कुछ भी करेंगे तो अगर आप बॉस है तो एम्प्लॉय कभी भी खुश नहीं होंगे आपसे। ठीक है, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका बॉस कभी भी खुश नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो देख लेते हैं। पहले तो बेसिस, ट्रेनिंग क्या होती है, मीनिंग, ट्रेनिंग मीन्स इम्प्रूविंग स्किल्स एंड नॉलेज फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, स्किल्स को इम्प्रूव करना, नॉलेज को इम्प्रूव करना फॉर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए। मान लो कि आप कहीं सेल्स की जॉब के लिए गए, तो वहाँ का वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपको ट्रेन करते हैं कि आपको पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, फिर कस्टमर के सामने प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो आपको सिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये क्या कहलाती है, ट्रेनिंग। बट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपमेंट का मतलब है किसी एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार करना। जैसे कोई अभी एक सेल्समैन है, हो सकता है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो कंपनी सोच रही है कि इसी को सेल्स मैनेजर बनाया जाए, तो उसको थोड़ा उसका डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी, उसको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और उसको आदत डलवाई जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की।
फिर पर्पस, ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है? इट फोकस ऑन प्रेजेंट जॉब परफॉर्मेंस, और डेवलपमेंट का के लिए होता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, है ना। प्रेजेंट जॉब जो हम करें उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और डेवलपमेंट फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। स्कोप, ट्रेनिंग का एक नैरो स्कोप है, जॉब ओरिएंटेड रहती है ना, और शॉर्ट टर्म के लिए होती है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड कैरियर ओरिएंटेड है, इट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। नेचर, ये ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हु गेट्स इट, ट्रेनिंग किसको दी जाती है? यूजुअली गिवन टू वर्कर एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, वर्कर्स को और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो मेनली गिवन टू मैनेजर एंड हायर लेवल एम्प्लॉयज़, उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये चार पांच पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज में डिफरेंस मानेंगे, चेक करते हैं। तो वैसे हमने आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों समझा दिए, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। एक बार फिर हम पढ़ा देते हैं आपको। तो बेसिस क्या हो गया, मीनिंग क्या होता है? इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल में रिक्रूटमेंट कैसे होगा? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, एंड इसमें आउटसाइड होगा ऑर्गेनाइजेशन के। सोर्स ऑफ कैंडिडेट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं प्रमोशन ट्रांसफ़र के थ्रू इंटरनल में, और इनमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू नए कैंडिडेट्स लेकर आते हैं, जिसकी कॉस्ट कम होती है, और एक्सटर्नल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। इसमें टाइम कम लगता है इंटरनल में, एक्सटर्नल में ज़्यादा टाइम लगेगा। इंटरनल में न्यू आइडियाज़ नहीं होते, इसके अंदर न्यू आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में अब डिफरेंस अपने को बताना है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है रिक्रूटमेंट का? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग कैंडिडेट फॉर जॉब। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट और सर्च करना। सिलेक्शन में होता है रिक्रूटमेंट के बाद जो भी हमारे पास कैंडिडेट आए हैं उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, सूटेबल कैंडिडेट को। इसका नेचर क्या होता है? ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। रिक्रूटमेंट, सारे लोगों से हम एप्लीकेशन इन्वाइट करते हैं। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें जो अनसूटेबल कैंडिडेट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा एप्लीकेशंस, मतलब लोगों को इकट्ठा करना, ताकि उनमें से एक अच्छे व्यक्ति को चुन सके पर्टिकुलर जॉब के लिए। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? बेस्ट कैंडिडेट को चुनना। फिर स्टेज, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट फर्स्ट स्टेप है स्टाफिंग की, और ये रिक्रूटमेंट के बाद आती है सिलेक्शन। फिर कॉस्ट एंड टाइम, लेस डिटेल प्रोसेस, कंपैरेटिवली लेस टाइम। इसमें कम समय लगता है, कम डिटेल और कम समय भी लगता है, इसमें ज़्यादा डिटेल लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस है देखते हैं। तो बेसिस है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मीनिंग क्या हुआ इसका? ट्रेनिंग इज़ गिवन वाइल द एम्प्लॉय परफॉर्म द एक्चुअल जॉब एट द वर्क प्लेस। ठीक है, मतलब काम करवाते हुए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कोई सेल्स टीम होती है, तो उनसे जो कैंडिडेट हो जो उनके क्लाइंट्स होते हैं ना, जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं, उनको कॉल करवाया जाता है, मतलब उनका काम भी शुरू हो जाता है और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी हो जाती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग इज़ अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस इन क्लासरूम और ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, पहले उनको क्लासरूम में या फिर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती, काम करते हुए नहीं। ऑन द जॉब में काम करते हुए वो सीखेंगे, ऑफ द जॉब में वो जहाँ पर काम करे उसके अलावा दूसरी जगह पर सीखेंगे। प्लेस क्या है? ये वर्क प्लेस पर दी जाती है, आउटसाइड द वर्क प्लेस होती है। लर्निंग मेथड क्या होती है? प्रैक्टिकल होती है ना, प्रैक्टिकल वर्क से सीखते हैं। इसमें थ्योरेटिकल होती है ना, लेक्चर, डिस्कशन एंड ये चीज़ें रहती हैं। फिर कॉस्ट है, ऑन द जॉब ये लेस कॉस्टली है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो कॉस्टली होगी, है ना, इसमें अलग से ट्रेनर मंगवाना पड़ेगा, क्लासरूम ट्रेनिंग, सेमिनार वगैरह, उसमें खर्चा आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में एग्जाम्पल, जैसे अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, जॉब रोटेशन। अप्रेंटिसशिप मतलब कि वो जैसे कोई सीनियर जो है उसके साथ में बैठकर वो कैसे काम कर रहे हैं वो देखते रहो। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग एंड सेमिनार। इसके अंदर
विजुअल कुछ दिखा के ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, क्लासरूम के माध्यम से दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया अपना ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। अब अपना अगला जो डिफरेंस है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो ट्रेनिंग का मतलब तो हमने बता दिया, ट्रेनिंग मीन्स इम्प्रूविंग स्किल्स एंड नॉलेज फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। और एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन मीन्स गेनिंग जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल होती है, इसमें जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग रहती है एजुकेशन में। इसका पर्पस क्या होता है? इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस। ये ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ाता है एजुकेशन। ये सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस के लिए इसको किया जाता है। इसका नेचर क्या है? प्रैक्टिकल एंड जॉब ओरिएंटेड रहता है। थ्योरेटिकल एंड नॉलेज ओरिएंटेड। एजुकेशन क्या होती है? थ्योरेटिकल एंड नॉलेज ओरिएंटेड होती है। इसके बाद में टाइम पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एजुकेशन लॉन्ग रन प्रोसेस है। इसका स्कोप लिमिटेड है। इसका स्कोप, एजुकेशन का जो स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, तो अपना ये वाला डिफरेंस भी हो गया। तो ये इस तरीके से अपना जो चैप्टर नंबर 6 है वो पूरा हो जाता है। अब अपन मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। सो चैप्टर नंबर 7 है अपना डायरेक्टिंग। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग है। इसका डायरेक्टिंग की डेफिनेशन: डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली। डायरेक्टिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेशन। किसको करना है? कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय को गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, उन्हें मोटिवेट करना और उनसे कम्युनिकेट करना। ये सब क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग कहलाता है। और ये क्यों की जाती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। अगला क्वेश्चन है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले क्या है? देखें, आपके जो जितने भी फंक्शंस हैं ना मैनेजर के, मैनेजमेंट के, तो उसके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप मैनेजरल फंक्शन लिख सकते हैं, आर्ट्स एंड साइंस लिख सकते हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस लिख सकते हैं। ये सभी में आएगी। ठीक है, आर्ट्स एंड साइंस बोथ, और कंटिन्यूस प्रोसेस एंड मैनेजरल फंक्शन, और एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड। तो 4 तो आप पॉइंट के किसी भी मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं ना, मेन जो फंक्शंस है उसमें किसी में भी लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछी जाए तो ये मैनेजरल फंक्शन है। डायरेक्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स गाइड एंड इंस्ट्रक्ट एम्प्लॉय सो दैट वर्क कैन बी डन प्रॉपरली एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। ठीक है, मैनेजर्स क्या करते हैं? गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो काम अच्छे से हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। दूसरा है कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना, ये चलती रहती है। डायरेक्टिंग कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि एक काम बता दिया और बैठ गए। ठीक है, हमेशा ये कंटिन्यूस रहेगा। एक काम बता दिया, उन्होंने ठीक करा तो उसको अप्रिशिएट करना, अगर ठीक नहीं करा तो उनसे ठीक करवाना, ये सब इसी में कंटिन्यूस प्रोसेस में चलते रहते हैं। Pervasive function: directing is required at all level for management and in every department such as production, marketing and finance. हर एक डिपार्टमेंट में ये डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो परवेसिव फंक्शन हुआ है। इसके बाद में ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन। ठीक है, डायरेक्ट किनको किया जाएगा? ह्यूमंस को ही जो काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग डील डायरेक्टली विद द पीपल। It focus on motivating, leading and communicating with employees to improve their performance. ठीक है, डायरेक्टिंग के थ्रू उनको बार बार जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे वर्कर, उनको फीडबैक्स मिलते रहते हैं और वो अपने, अगर वो सुधारना चाहें, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ह्यूमन ओरिएंटेड, उनका भी डेवलपमेंट होता है। और फिर अगर वो लोग वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, जो चीज़ें, जिन चीज़ों की कमी आ रही डायरेक्टिंग के थ्रू उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लिया जाएगा। तो गोल ओरिएंटेड, तो 4 तो आप याद ही रखें। एक तो मैनेजरल फंक्शन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसके बाद में गोल ओरिएंटेड है, और एक और, ये किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन में आप लिख सकते हैं, मेन फंक्शन में। ठीक है, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो या डायरेक्टिंग हो, हर किसी में आप जो भी फंक्शन है उसमें आप
ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो डायरेक्टिंग क्या है, एक इनिशिएट्स एक्शन है। डायरेक्टिंग हेल्प इन स्टार्टिंग द एक्चुअल वर्क बाय गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस टू एम्प्लॉय। ओके, तो ये क्या होता है, इनिशिएट्स एक्शन डायरेक्टिंग के अंदर। ये मतलब स्टार्टिंग हेल्प इन स्टार्टिंग द एक्चुअल वर्क। डायरेक्टिंग काय के लिए हेल्प करता है, जो एक्चुअल वर्क है उसको स्टार्ट करने में। वर्क बाय गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग टू एम्प्लॉय, मतलब जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि उन्हें करना क्या। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा, उन्हें कोई डायरेक्शन ही नहीं देगा कि उन्हें करना क्या और कैसे करना है, तो वो कुछ काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इनिशिएट्स एक्शन है। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग से ही शुरुआत होती है काम की। फिर इम्प्रूव इफ़िशियंसी, जैसे जैसे हम वर्कर्स को पता चलता था कि ये उनके काम में ये कमी है, तो वो दूर करते जाते हैं। कैसे दूर करना वो भी डायरेक्टिंग के थ्रू मालूम होता है, तो वो उनका जो वर्क है वो बहुत ही इफ़िशियंट हो जाता है। फिर क्रिएट कोऑर्डिनेशन, अगर कोई हमें डायरेक्ट करेगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। फिर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी हमारे डायरेक्टर हैं वो अच्छा काम करने पर उन्हें कहते हैं ना अप्रिशिएट करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट है हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। तो ये लिख देना, जॉब और ऑर्गेनाइजेशन और गोल ओरिएंटेड होती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के थ्रू सही दिशा में वर्कर्स को डायरेक्ट करके हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के मेन एलिमेंट्स को बताना है, इम्पॉर्टेंट। तो मेन एलिमेंट क्या है, पहला तो है सुपरविजन। अच्छा, ये इंडिविजुअली 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है अपना, सुपरविजन। सुपरविजन मतलब क्या होता है, सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज़ वाइल दे परफॉर्म देयर वर्क। मतलब जब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको अच्छे से क्लोजली वॉच करना, ठीक है, और उनमें उनकी गलतियां और अच्छाइयाँ बताना ताकि गलतियों को हटाकर वो इम्प्रूव कर सके, ठीक है। द सुपरवाइज़र इंश्योर दैट वर्क इज़ डन करेक्टली एंड अकॉर्डिंग टू प्लान। सुपरवाइज़र ये इंश्योर करते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो और जैसा कि प्लान बनाया गया है उसके हिसाब से हो। इट हेल्प एम्प्लॉयज़ सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। सुपरवाइज़र्स क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ को तकलीफ़ होती है उसको, जैसे मानो कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब अचानक से मशीन बंद पड़ गई, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, किसको बोलेंगे, जो वहाँ पर सुपरवाइज़र है, तो वही मशीन को सुधराने वगैरह का काम करेगा, ठीक है। तो ये सुपरविजन हो गया। नेक्स्ट है अपना मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स इंकरेज एम्प्लॉयज़ टू वर्क विलिंगली एंड विद इंटरेस्ट। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से समझाना ताकि वो जो भी हमारा जो काम है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसको दिल से करे, इच्छा से, अपनी इच्छा के हिसाब से करे, विलिंगली करे और इंटरेस्ट के साथ में करे। ऐसे ही बोझ समझ कर ना करें। कोई भी काम हम बोझ समझ के करेंगे तो वो अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे तो वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसके एलिमेंट क्या होगा, पहला हो गया सुपरविजन, फिर मोटिवेशन आ गया, फिर तीसरा लीडरशिप। तो लीडरशिप के अंतर्गत लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस तरीके से प्रभावित करें, उनको गाइड करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जल्द से जल्द अचीव कर सके। अ गुड लीडर क्रिएट कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क अमंग एम्प्लॉयज़। एक अच्छे लीडर की क्या निशानी है, वो एम्प्लॉयज़ के बीच में मतलब उसमें उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, फिर उनको कोऑपरेट करता, वो लोग आपस में कोऑपरेट करें और टीम की तरह काम करें। नेक्स्ट है इसी का एलिमेंट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अपनी बात आगे तक पहुंचाना, अपने विचारों को व्यक्त करना, जो भी आप सोचते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो भी बात है, वो जो भी कहना चाहते हैं मैनेजर से वो कहें।
मैनेजर एंड एम्प्लॉय। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्मूथ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉय से कोई भी तकलीफ़ है या मैनेजर को कोई भी तकलीफ़ है या मैनेजर को कोई काम है तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात करके कम्युनिकेट करके अपना काम जो है वो करवा सकता है। और इसके उलट अगर एम्प्लॉय से कोई तकलीफ़ है तो वो डायरेक्टली मैनेजर को बात करके पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट हो गए 4, ठीक है। पहला क्या हो गया, सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप एंड चौथा कम्युनिकेशन। 4 नंबर में आप ये 4 पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। लीडरशिप क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉय। क्या है लीडरशिप, एक ऐसी एबिलिटी है जो मैनेजर को हेल्प करता है ताकि वो एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर सके, गाइड कर सके और मोटिवेट कर सके, सो दैट दे वर्क विलिंगली टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ताकि वो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हासिल करने के लिए विलिंगली काम करें। तो ये क्या हो जाएगी, लीडरशिप, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, सबसे पहले इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, प्रभावित करने की कला है ये, है ना लीडरशिप। अगर हम किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, किसी का हमारे पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता तो हम उसकी बात भी नहीं सुनते। लेकिन अगर हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो उसकी बात मानते हैं और सुनते हैं। तो लीडरशिप जो होती है, जो लीडर होते हैं वो किसी के भी बिहेवियर को और एक्शंस को चेंज कर सकते हैं अपने काम के मुताबिक। फिर गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है। लीडर का भी टारगेट होता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करना है। कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, हमेशा लीडर की ज़रूरत पड़ती रहेगी, चलती रहेगी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लीडरशिप creates good relation between the leader and employees which improve teamwork and cooperation. इंटरपर्सनल रिलेशन, लीडर क्या करते हैं, एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं एम्प्लॉयज़ और लीडर के बीच में ताकि टीम वर्क से और कॉपरेशन से ज़्यादा वो अच्छे से काम कर पाएँ। इसके बाद में मोटिवेट एंड गाइड, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना और गाइड करना भी किसका काम होता है, लीडर का। फिर अगला है, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव और गुड लीडर। एक अच्छे गुड लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल, है ना। ऐसा जैसे आपने हिटलर को सुना होगा, हिटलर जो है ना वो कैसा भी होगा, ठीक है, बट उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो बहुत अच्छी थी। वो सभी लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता था। जब हिटलर को वो सुनते थे तो पूरा उनका ब्रेन वॉश हो जाता था लोगों का। तो एक अच्छे लीडर में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो किसी को भी कन्विंस कर सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को खुद पर ही विश्वास नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कैसे कर पाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए और उसको नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बस दिमाग चल रहा है लेकिन कोई नॉलेज ना हो प्रोडक्ट का या अपने काम का नॉलेज ना हो। तो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक लीडर को नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट है एबिलिटी टू मोटिवेट। लीडर के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए मोटिवेट रख सके। फिर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदार तो होना ही चाहिए, फेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी एम्प्लॉयज़ के साथ में तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती छुट्टी भी मिल रही है, पैसे भी नहीं डिडक्ट हो रहे, और किसी एम्प्लॉयज़ के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लीडर को, ठीक है। फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन मीन द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क विलिंगली एंड इफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर किया जाता है, इंकरेज किया जाता है ताकि वो अपनी खुद की इच्छा से काम करने लगे और इफ़िशिएंटली काम करें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। इसके बाद में पॉजिटिव मोटिवेशन के टाइप जो है, इसमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब क्या होता है,
पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स इंकरेजिंग एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग रिवार्ड एंड इंसेंटिव सो दैट दे वर्क बेटर विलिंगली। जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड देना या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना, इंसेंटिव देना, ताकि वो और बेहतर तरीके से अपनी इच्छा से काम कर सके। पॉजिटिव मोटिवेशन से क्या होता है? इट क्रिएट सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। पॉजिटिव मोटिवेशन से क्या होगा? एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपनी परफॉर्मेंस को और ऊंचा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो मॉनिटरी मोटिवेशन और एक नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। तो मॉनिटरी मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? जो इसमें मनी के फॉर्म में कुछ दिया जाए। जैसे मॉनिटरी मोटिवेशन मीन्स प्रोवाइडिंग मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी बेनिफिट मतलब पैसे से रिलेटेड बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ टू इंकरेज बेटर परफॉर्मेंस। जैसे सेल्स में टारगेट देते हैं ना कि अगर आपने इतना अचीव कर लिया तो आपको इतने रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, प्रमोशन एंड अलाउंसेस, ये सब क्या हो जाएंगे? मॉनिटरी मोटिवेशन। नॉन मॉनिटरी में क्या हो जाएगा कि कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स प्रोवाइडिंग नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड दैट सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें पैसे नहीं दिए जाते नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन में, लेकिन उसमें उसको रिवॉर्ड मिलता है और एम्प्लॉयज़ को एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक साइकोलॉजिकल और सोशल, मतलब अपने अंदर से एक सेटिस्फेक्शन उसको फील होता है कि मैंने कुछ अच्छा काम करा। तो ये बहुत ज़रूरी भी होता है ना, सब कोई व्यक्ति काम करता रहे, अगर कोई उसका थोड़ी सी उसको अप्रिशिएट कर दे तो वो बहुत ज़्यादा उसमें मोटिवेशन आ जाता है। ठीक है, वहीं कोई बुरा बोल दे तो वो डिमोटिवेट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमने इसमें दिए हैं, एप्रिसिएशन करना, रिकग्नाइजेशन है ना, तारीफ़ कर देना या कोई सर्टिफिकेट वगैरह दे देना, जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रमोशन के लिए बताना कि अगर आप ये इतना अच्छा काम करोगे, अच्छे से काम करोगे तो जल्द से जल्द आपका प्रमोशन हो जाएगा, अपर पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अच्छी बेहतर वर्किंग कंडीशन अवेलेबल कराना, तो ये सब काम में आ जाएंगे पॉजिटिव मोटिवेशन में। अब नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? डराना धमकाना। ठीक है, नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉय थ्रू फियर ऑफ पनिशमेंट और पेनाल्टी टू मेक देम परफॉर्म वर्क प्रॉपरली। जैसे नेगेटिव मोटिवेशन में एम्प्लॉयज़ को डरा दिया जाता है कि अगर आपने ये काम नहीं करा तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो सकती है, आपकी छुट्टी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय जो है वो डर की वजह से, ताकि उसके साथ कुछ ऐसा ना हो, उसकी सैलरी डिडक्ट ना हो या फिर कोई भी उसको जो छुट्टी वगैरह मिलती है वो कैंसिल ना हो, तो वो डर की वजह से ढंग से काम कर लेगा। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। इट मे क्रिएट प्रेशर बट हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। नेगेटिव मोटिवेशन में प्रेशर ज़रूर होता है लेकिन डिसिप्लिन भी होता है। एग्जाम्पल के लिए वार्निंग देना, फ़ाइन लगाना, डिमोशन कर देना और फेयर ऑफ जॉब लॉस। इसका भी डर होता है ना कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये हो गया अपना नेगेटिव मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? ठीक है, मोटिवेशन सभी को चाहिए होता है। ठीक है, चाहे वो बहुत बड़ा एम्प्लॉय हो, बहुत छोटा सा एम्प्लॉय हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, मोटिवेशन लाइफ में सभी को चाहिए। आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। टीचर आपको अप्रिशिएट करते तो आपको अच्छा लगता है ना, अगली बार आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही तो इसके अंदर मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले इंक्रीजेज इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। मोटिवेट इंसान अच्छे से काम करता है तो वो काम अच्छे से होता है। जब आप बहुत दिल से काम करते हैं, खुश होकर काम करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो मोटिवेशन से क्या होगा? इंक्रीज इफ़िशियंसी बढ़ेगी। दूसरा अपना पॉइंट है हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर वो मोटिवेशन के साथ काम करेगा तो उसको अपने अपने काम से उसको अपना काम अच्छा लगेगा, तो उससे क्या होगा? जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। दूसरा क्या? इम्प्रूव्स मोरल, है ना, ऑनेस्टी वगैरह, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, उसका मोरल हाई रहेगा। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, अगर एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे तो हमारी जॉब छोड़कर जाएंगे नहीं। तो इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब यह होता है कि कितने व्यक्ति हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय के रूप में आए थे फिर गए, कितने छोड़कर गए, कितने नए हमने भर्ती करे, ये सब एम्प्लॉय टर्नओवर रहता है। तो मोटिवेशन से वो भी रिड्यूस होता है, व्यक्ति छोड़कर नहीं जाता कंपनी को। हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल।
अगर व्यक्ति खुश होकर मोटिवेट होकर काम करेगा तो इससे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आसानी से हासिल कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना डिफरेंस लिखना अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन में। तो मीनिंग क्या है पॉजिटिव मोटिवेशन का? मोटिवेशन गिवन थ्रू रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव टू इंकरेज पीपल। रिवॉर्ड और इंसेंटिव के थ्रू जो मोटिवेशन दिया जाएगा वो पॉजिटिव है। फेयर ऑफ पनिशमेंट और पेनल्टी इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका नेचर क्या है? क्रिएट विलिंगनेस एंड एंथुसियाज्म टू वर्क, है ना। व्यक्ति बहुत ही अच्छे खुश दिली से काम करता है ना, अपनी खुशी से। ये क्या करता है? नेगेटिव मोटिवेशन क्रिएट प्रेशर और फेयर टू परफॉर्म वर्क, ये प्रेशर क्रिएट करता है। फिर इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय पर क्या इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिव मोटिवेशन का? इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, एम्प्लॉय का जो है सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। एग्जाम्पल बोनस देना, प्रमोशन करना, एप्रिसिएशन, रिकग्निशन। और इसमें क्या हो गया? वार्निंग, नेगेटिव में वार्निंग हो गई, फाइन ले लिया, डिमोशन कर दिया, जॉब जाने का खतरा, ये सब काय में आ जाएंगे? नेगेटिव मोटिवेशन। अब हमें मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन में डिफरेंस लिखना है। मॉनेटरी मतलब जो पैसे से रिलेटेड है और नॉन मॉनेटरी जो पैसे से रिलेटेड नहीं है। तो मीनिंग क्या है? मोटिवेशन गिवन थ्रू मनी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मॉनेटरी मोटिवेशन कैसे दिया जाएगा? मनी के थ्रू या फिर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। नॉन मॉनेटरी क्या हो जाएगा? इसमें नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड और रिकग्निशन आते हैं। अगला है, इसका नेचर क्या होता है? फाइनेंशियल इन नेचर, ये नॉन फाइनेंशियल होता है, ये साइकोलॉजिकल और सोशल होता है। मॉनेटरी में फाइनेंशियल नेचर क्या होगा? फाइनेंशियल, इसका नॉन फाइनेंशियल या साइकोलॉजिकल। इसका पर्पस क्या होता है? सेटिस्फाई फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई सोशल एंड एस्टीम नीड ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर फोकस होता है जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय है, उनकी सोशल एस्टीम और सेटिस्फाई करना। फिर इसके एग्जांपल हो गए जैसे सैलरी बढ़ाना, बोनस, इंसेंटिव देना, अलाउंसेस। और इधर पे क्या है? जैसे नॉन मॉनेटरी में प्रेजेस, तारीफ करना, रिकग्निशन देना, प्रमोशन करना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये नॉन मॉनेटरी हो गया। इसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है? गिव्स इमीडिएट मोटिवेशन, ठीक है, तुरंत जैसे ही पैसे मिलते हैं ना एकदम मोटिवेशन आ जाता है, यस, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी में प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, लंबे समय तक उसका जो मोरल रहता है वो अप रहता है। आप अपना अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इट्स एजम्पशन। हमको जो मास्लो ने थ्योरी दी है उसके बारे में डिस्कस करना है और उसके मोटिवेशन वाले एजम्पशन बताने। तो अब्राहम मास्लो का पूरा नाम क्या है? अब्राहम मास्लो। नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उन्होंने एक हायरार्की थ्योरी दी है मोटिवेशन की। तो वो क्या कहते हैं? मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी वॉज गिवन बाय द अब्राहम मास्लो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की ऑर्डर। उनके हिसाब से जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जो इंसान की ज़रूरत है, वो क्या है? एक ऑर्डर में, एक हायरार्की में जमा है। और फ्रॉम लोअर टू हाई लेवल, लो लेवल से हाई लेवल तक है, ठीक है। अ पर्सन ट्राइज टू सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स फर्स्ट एंड आफ्टर द मूव्स टू हायर लेवल, ठीक है ना। इंसान क्या करता है? पहले जो लोअर लेवल की उसकी आवश्यकता उनको पूरा करने की कोशिश करता है, उसके बाद में हायर पर जाता है, ठीक है। तो इसके 5 लेवल कौन कौन से? साइकोलॉजिकल नीड होती है इंसान की। देयर आर बेसिक नीड्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल सच एज फूड, वाटर, शेल्टर एंड सैलरी। तो ये क्या गया? साइकोलॉजिकल नीड हो गई, ये तो बिल्कुल बेसिक है, तो चाहिए पानी, रहने की जगह और सैलरी वगैरह, है ना, कुछ ना कुछ कमाने का तो होना ही चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला सेफ्टी नीड, इंसान को फिर जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए होती है और सेफ वर्किंग कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। जैसे
वो जहाँ पर काम कर रहा है ऐसी खतरनाक जगह ना हो जहाँ कभी भी उसकी जान जाए, ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो कि कभी भी उसको जॉब से निकाल दिया जाए, ठीक है, ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में तो इसको साइकोलॉजिकल नीड, फिर जॉब की सिक्योरिटी, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, समाज में उसका मतलब व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके दोस्त होना चाहिए जिनसे वो बात कर सके, ठीक है, सबसे अच्छे रिलेशन होना चाहिए। तो ये सोशल नीड हो गया। उसके बाद में एस्टीम नीड, दिस इंक्लूड रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, स्टेटस एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर, ठीक है ना। एस्टीम नीड्स मतलब खुद की जो अंदर की मतलब जो मन की आवाज़ होती है ना, तो ये कैसे आती है, ये कैसे सेटिस्फाई होगी, जब लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमें पहचानेंगे, हमारा कोई स्टेटस होगा या कोई हमारी तारीफ़ करेगा, हमें अप्रिशिएट करेगा। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, दीज आर द हाइएस्ट लेवल नीड वेयर अ पर्सन वांट पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड अचीवमेंट ऑफ फुल पोटेंशियल, ठीक है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ताकि व्यक्ति अपने अंदर को पहचाने, ठीक है, और क्रिएटिव बने और अब जितना वो कर सकता है उसको पूरा करे, है ना, 100% दे अपना। इसके बाद में क्या, एजम्पशन ऑफ मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, इसमें एजम्पशन क्या क्या है, तो पहला तो ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड, उन्होंने बोला कि पीपल मतलब उन्होंने क्या कहा कि लोगों की नीड जो है वो अनलिमिटेड होती है, सही भी है, व्यक्ति की एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो पीपल ऑलवेज हैव डिफरेंट नीड दैट मोटिवेट देयर बिहेवियर, ठीक है। दूसरा, नीड आर अरेंज इन हायरार्की, नीड्स आर अरेंज इन हायरार्की, लोअर लेवल नीड मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर हायर लेवल नीड अराइज, ठीक है। लोअर जैसे बेसिक जो चीज़ तो पहले पूरी होनी चाहिए ना, खाना, पानी, शेल्टर, ये बेसिक चीज़ें, उसके बाद फिर हम सामान्य बहुत हमारी अच्छी इज्जत हो, हमारा अलग एटीट्यूड हो, उस पर जाएंगे ना। पहले तो हमें बेसिक नीड्स चाहिए, बेसिक चीज़ें चाहिए, उसके बाद में होता है अनसेटिस्फाइड नीड मोटिवेट बिहेवियर, ओनली अनमेट नीड्स क्रिएट मोटिवेशन इन अ पर्सन, ठीक है। जो इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है वही इंसान को मोटिवेट करती है ना, उसके लिए वो काम करता है। जो इच्छा पूरी हो गई है उसके लिए तो कोई काम करता ही नहीं। जैसे मानो एक एम्प्लॉई बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता ताकि वो मैनेजर बन सके, है ना। जब वो एज अ क्लर्क काम करता था तो बहुत मेहनत करता था, वो उसकी इच्छा क्या थी, मैनेजर बनने की, और मान लो अब वो मैनेजर बन गया तो फिर उसका मोटिवेशन तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अनसेटिस्फाइड जो नीड होती है वो ज़्यादा मोटिवेट रखती है इंसान को। फिर सेटिस्फैक्शन लीड्स टू नेक्स्ट लेवल, वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड द इंडिविजुअल मूव्स टू द नेक्स्ट हायर नीड, ठीक है। एक बार हमारी कोई इच्छा पूरी हो गई तो जो पूरी हो गई ठीक है, लेकिन अब हम दूसरी तरफ बढ़ें कि जैसे कभी हमारे पास साइकिल हुआ करती थी, ठीक है, तो कोई व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है तो वो सोचता होगा कि उसके पास बाइक हो, फिर वही व्यक्ति जब उसके पास बाइक आ जाएगी तो वो सोचेगा उसके पास कार हो, फिर उसके पास कार आ जाएगी तो वो सोचेगा मेरे पास अच्छी एकदम लेविश कार हो, वो भी आ जाएगी तो सोचेगा मेरे पास तो हेलीकॉप्टर होना चाहिए। तो उसकी कभी भी इच्छा सेटिस्फाइड नहीं होगी, एक पूरी होगी तो दूसरी की इच्छा शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन हमने आपको बता दिया था, फिर से बता देते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, communication means the process of exchange of information, idea and message between two or more person to create mutual understanding in an organization। communication का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को, आइडिया को और मैसेज को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कम्युनिकेशन के टाइप के अंदर पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ऑफिशियल चैनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड हायरार्की। मतलब जैसे हमारा कोई ऑफिस का कोई ग्रुप है तो उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन फॉर्मली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, या फिर मेल पर बात करते हैं, मेल भेजते हैं किसी को, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नोटिस आ गया, कोई रिपोर्ट दी, उसके बाद ऑफिशियल मीटिंग हो गई, सर्कुलर्स आ गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है।
अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अनऑफिशियल चैनल। फॉर्मल में क्या होगा? ऑफिशियल चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा? अनऑफिशियल चैनल रहेंगे बेस्ड ऑन द पर्सनल रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज़, कि आपस में उनका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है। फिर इट डज़ नॉट फॉलो अ फिक्स्ड पाथ एंड स्प्रेड क्विकली, ये कोई फिक्स पाथ फॉलो नहीं करता। फॉर्मल कम्युनिकेशन पहले जैसे अपर लेवल से लोअर लेवल तक, या लोअर लेवल से अपर लेवल तक, तो ये हायरार्की को फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? फ्रेंडली टॉक, गॉसिप, इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल डिस्कशन। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमें अब डिफरेंस बताना है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हो गया? इसके अंदर ऑफिशियल चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू ऑफिशियल चैनल अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रूल, उसके हिसाब से होगा ये, और अनऑफिशियल चैनल के थ्रू होता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें हायरार्की फॉलो की जाती है, एक फिक्स पाथ होगा। इसमें कोई भी हायरार्की फॉलो नहीं की जाती, कोई फिक्स पाथ नहीं है इनफॉर्मल में। इसका नेचर क्या है? ये रिजिड होगा, प्लान्ड होगा, ऑफिशियल एंड प्लान कम्युनिकेशन। ये कोई भी अनऑफिशियल और कैजुअल कम्युनिकेशन होता है। इसकी स्पीड क्या होगी? कंपैरेटिवली स्लो होगी फॉर्मल की, है ना, वो तो हायरार्की फॉलो करने में लगे रहेंगे। और इनफॉर्मल में फास्ट एंड क्विक होता है, जल्दी से होता है। जैसे फॉर्मल का एग्जांपल हमने पहले ही बताया, नोटिस, रिपोर्ट, मीटिंग, सर्कुलर, इधर भी आ जाएगा। फ्रेंडली टॉक, र्यूमर्स, इनफॉर्मल डिस्कशन। अब अपना अगला क्वेश्चन है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? तो सेमेंटिक बैरियर, देयर अराइज व्हेन वर्ड ऑफ लैंग्वेज आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। अगर एक ही वर्ड का किसी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मीनिंग है तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज बैरियर आएंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होगा? फियर, इमोशन, स्ट्रेस और लैक ऑफ अटेंशन में स्टॉप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। ठीक है, किसी का डर हो, या कोई इमोशन हो, स्ट्रेस हो, या फिर अटेंशन की कमी हो, तो इससे क्या होगा? जो सामने वाला बंदा बताना चाह रहे हैं, हम उसकी बात को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। या उल्टा भी हो सकता है, हमारी कोई बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। फिर ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आ गए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड और रिजिड रूल्स कैन डिले कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अपनी बात सही जगह तक पहुंचाने में। इसके बाद पर्सनल बैरियर भी हो सकता है। डिफरेंस इन एटीट्यूड, पुअर लिसनिंग और लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग एम्प्लॉय क्रिएट कम्युनिकेशन प्रॉपर। किसी एम्प्लॉय का ज़्यादा ध्यान नहीं हो, वो कोई सुनना पसंद नहीं करता, किसी का एटीट्यूड ज़्यादा है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन में। फिर लास्ट वन इज़ फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर में क्या हो जाएगा? जैसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा हो, नेटवर्क अच्छा ना हो, कोई टेक्निकल एरर आ रहा हो, तो ये क्या हो जाएगी? फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो जाएगी कम्युनिकेशन के अंदर। अब इस सब को दूर कैसे किया जा सके, है ना, कम्युनिकेशन के बैरियर को कैसे कम किया जाए? तो क्या होगा? यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, जो हम कहना चाहते हैं वही लिखें, सही मैसेज और सिंपल लफ्ज़ों में लिखें। प्रॉपर फीडबैक, एक बार अपना मैसेज ड्रॉप कर देने के बाद में सही से फीडबैक भी लें, ताकि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको फिर से ठीक किया जा सके। फिर इंकरेज टू वे कम्युनिकेशन, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन करें जहाँ पर दोनों लोग बात कर रहे हो। सेंडर एंड रिसीवर शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली, है ना। तो ऐसा जैसे हम सिर्फ ऐसा लिखित में कुछ नोटिस वगैरह वगैरह भेज देंगे तो हमें पता ही नहीं सामने वाले ने पढ़ा भी है या नहीं, या उसका क्या रिस्पॉन्ड है। लेकिन अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा तो वो जल्दी से हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता देगा। इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, एम्प्लॉयज़ शुड बी लिसन केयरफुली एंड अटेंटिव। एम्प्लॉयज़ को केयरफुली और अटेंटिवली सुनना चाहिए। रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, शॉर्टन कम्युनिकेशन चैनल हेल्प इन क्विक एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन फ्लो। तो ज़्यादा स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। इसके बाद में प्रिंसिपल, डायरेक्शन के प्रिंसिपल हमें बताने हैं। तो 4 प्रिंसिपल है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। डायरेक्टिंग का मकसद यह होता है कि हर एक व्यक्ति अपना
100% दे, ठीक है। तो जितने भी वर्कर्स हैं उनको अगर डायरेक्ट किया जाए तो वो अपना 100% देंगे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सबके पास एक ही गोल होना चाहिए, ठीक है, कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना, एम्प्लॉयज़ का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, सबके पास एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें तो काम जल्दी होगा और सही होगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, कमांड उसको एक ही जगह से मिलनी चाहिए, ऑर्डर उसको एक ही जगह से मिलना चाहिए, 10 लोग ना उसको ऑर्डर देने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को, नहीं तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसे करना क्या है। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक, डायरेक्शन टेक्निक का जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, इन सब कुछ सिचुएशन के हिसाब से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये 4 प्रिंसिपल हो गए डायरेक्टिंग के। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ। अपना चैप्टर नंबर 8 है कंट्रोलिंग, ठीक है, तो अपन इसको शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? सो मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ measuring actual performance, comparing it with planned standard, finding deviation and taking corrective action to achieve organizational goal effectively. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्चुअल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं एम्प्लॉय या एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसको कंपेयर करना जो हमने प्लान करा था, और अगर वो बराबर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो उसको ठीक करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। फिर हमें कंट्रोलिंग की जो है वो प्रोसेस बतानी है। तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस पहले क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या जाता है, क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट किया जाता है। जैसे कि हम किसी हमारी कोई शॉप की फैक्ट्री है, साबुन की फैक्ट्री है, हमारे वहाँ पर 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो 1 घंटे में एक एम्प्लॉय के थ्रू कम से अपन मान लेते हैं 10 यूनिट बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि स्टैंडर्ड सेट कर लिया हमने कि बेयर मिनिमम इतना तो काम होना चाहिए। अब ऐसा ही थोड़ा सा रियलिस्टिक ही लेना है इसको, ऐसा नहीं कि कुछ भी कि 1 घंटे में 100 बना दूँ तो नहीं होगा। अचीवेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कोई नॉर्मली मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करे और नॉर्मली मतलब जो 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रहा उतने में वो उस गोल तक पहुंच पाए, उसे स्टैंडर्ड को मेट कर पाए। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उससे मैच करते हैं। तीसरा क्या है, कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, ये जो हमने बताया। फिर एनालिसिस ऑफ डेविएशन, अगर डेविएशन आ रहा है, डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था उसके अंदर उस जो एक्चुअल हमारे पास में परफॉर्मेंस है वो उससे मैच नहीं करती, कभी कम होती है ज़्यादा होती, तो ये कम और ज़्यादा होना क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। उसके बाद में तो डेविएशन को एनालाइज करेंगे, अगर ज़्यादा हुआ है तो क्यों ज़्यादा है, कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, ठीक है। तो ये 4 अपने प्रोसेस हो गए एनालिसिस ऑफ डेविएशन किसकी, कंट्रोलिंग की। अब राइट सम स्पेसिफिक मेथड ऑफ कंट्रोल के हमें कुछ स्पेसिफिक मेथड्स लिखनी है। तो पहली क्या है, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, इसमें इनकम और एक्सपेंसेस का होता है। परफॉर्मेंस इज कंट्रोल बाय द कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद बजटेड टारगेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके अंदर जितना पैसा हमारे पास आया है और जितना यूज़ हुआ है, तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड से मैच करें कि क्या इतना पैसा, जो स्टैंडर्ड हमने पहले तय कर रखा था कि इतना पैसा आना चाहिए तो क्या उतना आया है और वैसे ही खर्च हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, बजटरी कंट्रोल होता है। दूसरा अपना ब्रेक इवन एनालिसिस। दिस मेथड हेल्प इन नोइंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल। बी मतलब बीईपी भी बोलते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ना तो हमें लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है, जहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाते हैं। मान लो कि हमने कोई चीज़ 200 रुपये में बनाई और उसको 200 रुपये में ही बेच दी, तो ये क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो इसको एनालाइज करना।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना, जो भी हमारे पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एक्चुअल से मिलान करना, फिर अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसके रीजंस मालूम करना। फिर स्टैटिकल रिपोर्ट, चार्ट, ग्राफ्स, स्टैटिकल डेटा और यूज टू मेजर एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस। ठीक है, बार ग्राफ वगैरह बनाकर या स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करके भी जैसे हमारे पास 10 एम्प्लॉय है तो उन दोनों का, उन सारे एम्प्लॉयज़ का महीने भर तक का रिकॉर्ड रखें कि किसने किस दिन कितना काम करा, कितनी छुट्टी करी। तो इससे क्या होगा, ये स्टैटिकल रिपोर्ट्स हो जाएगी। इससे भी कंट्रोलिंग होती, कोई ज़्यादा छुट्टी कर रहा है या अच्छे से काम नहीं करा तो हम उस एम्प्लॉय को बोल सकते हैं। इसके बाद में ऑडिट करते हैं, है ना, हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना लिया, फिर ऑडिटर्स आकर उसको एक बार फिर से रीचेक करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट आर conducted to check accuracy and efficiency of work। इसके बाद ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेविएशन, एक्सप्लेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस होता है वो डेविएशन कहलाता है। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, मतलब जितना हमने स्टैंडर्ड सोचा था, जैसे मान लो सेल्स हमने सोची थी पूरे महीने में 10 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन सेल कितने की हो गई, 12 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया, जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चीज़ हो गई। ठीक है, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, जो हमने सोचा था उससे कम, हम सोचते थे कि 10 लाख की सेल होनी चाहिए और हुई 8 लाख की, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, एक्सप्लेन। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या क्या रिलेशन है और हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं। तो इन दोनों में क्या रिश्ता है, रिलेशन है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड एंड आर कंसिडर्ड एज टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। प्लानिंग डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन वाइल कंट्रोलिंग इंश्योर दैट वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। प्लानिंग ये बताती है, ये डिसाइड करती है कि करना क्या है, लेकिन कंट्रोल क्या करता है, दैट वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। कंट्रोलिंग का क्या काम है, ये मेक श्योर करना कि जैसा हमने प्लान करा था उसके हिसाब से कंट्रोल हो रहा है, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स भी अपन लिख सकते हैं, अगर 4 नंबर में आता है तो। 2 नंबर में आए तो इतना ही काफ़ी है, बाकी अगर 4 नंबर में पूछ ले ये वाला क्वेश्चन तो आपने इसको ऐसा लिखना है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो हम प्लान सेट करते हैं उसी स्टैंडर्ड जो हमारे पास रहता है उसी को देखकर हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करती है, पहले कंट्रोलिंग से पहले प्लानिंग ही होती है। ठीक है, तो प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड, प्लानिंग के थ्रू हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। बोथ आर गोल ओरिएंटेड, दोनों ही क्या है, गोल ओरिएंटेड है। प्लानिंग के बगैर भी गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता और स्टाफिंग के बगैर, सॉरी, कंट्रोलिंग के बगैर भी गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता। कंट्रोलिंग इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग से हम फ्यूचर के लिए अच्छे से प्लान कर सकते हैं। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, हमने कहा था ना कि ये सभी में लिखना है आपको, तो प्लान ये क्या है, कंट्रोलिंग भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल से क्या मतलब, क्या समझते हैं आप। तो कॉस्ट कंट्रोल मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड रेगुलेटिंग कॉस्ट बाय कंपनी एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो भी हमने जो स्टैंडर्ड तय करा है हम उसी के हिसाब से काम करें। ठीक है, हमने जो बजट बनाया है, जो कॉस्ट हमने तय करी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसमें उतना ही खर्चा होना चाहिए। ठीक है, ये मेक श्योर करना होगा कि अननेसेसरी जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो ना हो। इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इफिशियंसी एंड इंक्रीज प्रॉफिट। इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है अपना,
BEP ब्रेक इवन पॉइंट हमने बताया था ना, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ना तो कंपनी को नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। सेल्स और रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय चेकिंग वेदर दे मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी है तो उसको भी हमको क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कि जैसा हमारे स्टैंडर्ड हमने सेट करे उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वालिटी कंट्रोल। आप एक्सप्लेन ब्रीफली द फीचर्स ऑफ आइडिया और गुड कंट्रोल सिस्टम। एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के क्या एसेंशियल फीचर होने चाहिए? तो एक सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से उनको चेंज किया जा सके। इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं कि अपने 10-10 मैनेजर बैठा रखे और उनको सैलरी पे करें। टाइमली एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, सही समय पर और आगे देखने कहा जाता है कंट्रोलिंग को। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि गलतियाँ हो गई बहुत सारी उसके बाद हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान तो हो ही गया। तो कंट्रोलिंग वहाँ है जो। इसके बाद फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग ऐसी होनी चाहिए जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करे। ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, हाउ इट इज़ हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग एक डायनामिक प्रोसेस है, ये कैसे, हाउ इट्स हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ये कैसे हमें हेल्प करती है हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने की। तो कंट्रोलिंग इज कॉल्ड अ डायनामिक प्रोसेस बिकॉज इट कंटिन्यूसली चेंज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड। कंट्रोलिंग का एक डायनामिक प्रोसेस है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से चेंज होती रहती है। इट हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग वे। कंट्रोलिंग से हम ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हासिल कर सकते हैं? तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, है ना। एम्प्लॉयज़ को हम उनकी गलती बताएंगे तो वो ठीक करेंगे, उससे क्या होगा, और हमारा भी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। टाइमली करेक्टिव एक्शन, सही समय पर सही सलाह मिल जाएगी तो सही समय पर सही काम होगा। एडेप्टेशन टू अ चेंज, कंट्रोलिंग के थ्रू हम चेंज को भी अडाप्ट कर लेते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देती कंट्रोलिंग। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये तो आप रट लीजिए, ये हर चीज़ में आपको लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है। इसके बाद में अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग कैपिटल। हालांकि आपको नेटवर्किंग कैपिटल पता ही है। वर्किंग कैपिटल वही है जहाँ पर करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचता है हमारे पास में, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इट शो द शॉर्ट टर्म फाइनेंस स्ट्रेंथ एंड लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ये शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास में लिक्विडिटी कितनी है, पैसा कितना है। अगला क्वेश्चन है अपना, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। हमको कंट्रोल के फीचर्स भी बताने हैं और उसकी बुराइयां भी करनी है। ठीक है, तो हमने बताया था ना, गोल ओरिएंटेड लिखना है आपको। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंट्रोल क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है, सामने आगे देखने की कला है। यूनिवर्सल फंक्शन है, कंट्रोलिंग सभी जगह चाहिए, है ना। स्कूल में आप पढ़ते हैं, अगर आपको टीचर आप पर कंट्रोल ना करे तो आप तो बताना क्या कर देंगे स्कूल में, है ना। ऐसे ही ऑफिस में अगर उन्हें पता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है तो वो काम ढंग से करेंगे नहीं, तो ऑफिस में भी उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई रहता है। तो यूनिवर्सल फंक्शन है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। ठीक है, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि इतने समय में इतना काम इस तरीके से होना चाहिए। अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम है, हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। अच्छा, अब इसकी बुराइयाँ क्या है कंट्रोलिंग की, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। पहला क्या है, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, स्टैंडर्ड को सेट करना।
ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को हम तय कर लेते हैं, या कई बार ऐसा तो बहुत ही आसान, जो बहुत आसानी से हो जाए कि एम्प्लॉय अपना 40-50% दे, उसमें ही हो जाए, तो ऐसा नहीं, फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए। तो दूसरा क्या है, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ज़्यादा कंट्रोल करने पर, ज़्यादा रोक टोक करने पर एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉस्टली प्रोसेस, कंट्रोल करने के लिए एक बंदा हायर करना पड़ेगा, है ना, कंट्रोल सिस्टम पूरा बनाना पड़ेगा, तो कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद में डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग क्वालिटेटिव वर्क। अगर कोई क्वालिटेटिव वर्क है तो उसको मेजर करने में प्रॉब्लम होगी। क्वालिटीज़ लाइक मोटिवेशन, मोरल एंड लीडरशिप कैन नॉट बी मेजर्ड ईजिली। क्वालिटेटिव वर्क को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। और पांचवा, एक्सटर्नल फैक्टर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड को इम्पैक्ट करती है। चेंज इन मार्केट कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी और टेक्नोलॉजी में रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये कंट्रोल को कम कर सकते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज फ्यूचरिस्टिक, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कंट्रोलिंग क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो कंट्रोलिंग इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक बिकॉज इट फोकस ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग अपकमिंग रिजल्ट। ठीक है, पहले से स्टैंडर्ड तय किया जाते हैं, तो ये फ्यूचरिस्टिक हुआ ना, कि हमें 1 घंटे में 10 यूनिट बनेगी, तो ये फ्यूचर का एजम्पशन है ना। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू पास्ट परफॉर्मेंस बट ऑल्सो हेल्प इन प्लानिंग फ्यूचर एक्शन। ठीक है, तो पास्ट परफॉर्मेंस को मॉनिटर तो कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर के लिए प्लान बनाने में भी ये हेल्पिंग होता है। तो हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग, क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं अपन, हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग, करेक्टिव एक्शन फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक्शन लेता है, प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसका अंदाज़ा अपन अभी से लगाकर उसको क्योर कर सकते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, अच्छा कंट्रोल होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, ये भी ख़त्म हो गया। अब अपन चैप्टर नंबर 9 है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, अरेंजिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको प्लान करना, उनको अरेंज करना और उनको कंट्रोल करना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो दैट फंड आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर अचीव। ताकि हमारे पास में जो फंड्स अवेलेबल हैं उनका हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। अगला क्वेश्चन है अपना, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक साथ क्वेश्चन नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, तो आपको ऐसे ही 4-5 पॉइंट लिखना रहेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ फंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, फंड्स को मैनेज करता है। इट डील विद प्लानिंग, अरेंजिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा पैसों का मैनेजमेंट करते रहना पड़ता है। फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इसका मेन फोकस क्या होता है, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। डिसीजन ओरिएंटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फटाफट से डिसीजन लेना पड़ता है। इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, है ना, कि कहीं इन्वेस्टमेंट करें या शेयर्स इशू कर दें या फिर डिविडेंड इशू करें या कहीं और से लोन ले लें, तो ये इसको डिसीजन ओरिएंटेड होता है ये। 5वां है प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो हमारी वेल्थ ग्रो होगी, हमारा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो एम एट इंक्रीजिंग प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ, इसका एम क्या होता है, शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। अगला अपना ऑब्जेक्टिव या फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके काम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ फंड, ये इंश्योर करना कि जब भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को तो फंड्स अवेलेबल रहेंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि कहीं
ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें जहाँ पर नुकसान हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर हम फंड का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होगा, वेल्थ बढ़ेगी हमारी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर ने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम करते हुए चलेंगे तो हमारे पास में जो रिस्क है वो कम होगा। टेक डिसीजन दैट रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज रिटर्न। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी के अपने को इम्पोर्टेंस लिखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो क्या होगा, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में हेल्प करता है, तो हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा, इंश्योर्स स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, अगर हमारे पास में टाइम पर फंड अवेलेबल होते रहेंगे तो हमारा जो बिज़नेस का ऑपरेशन है वो बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छे से हम पैसों को मैनेज करके चल रहे हैं, फंड्स को मैनेज करके चल रहे हैं तो हमारा कुछ भी नुकसान ना होगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। मेंटेन लिक्विडिटी, हमेशा बिजनेस के पास में लिक्विडिटी मतलब कैश अवेलेबल रहेगा, जब भी ज़रूरत पड़े वर्किंग कैपिटल अच्छी रहेगी। सपोर्ट ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अगर हमेशा पैसे अवेलेबल है, सही समय पर हम सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, बढ़ेगा, एक्सपांशन होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कैपिटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल वाइल सर्विस बिजनेस नीड कंपैरेटिवली लेस। ट्रेडिंग मतलब गुड्स को, सामान को बेचना, खरीदना और बेचना, तो अगर हम ऐसे काम में हैं तो हमारे पास एट ए टाइम पैसे होने चाहिए ना, ताकि हम नया माल खरीद सकें। ठीक है, तो अगर हमारे बिज़नेस का नेचर ट्रेडिंग वाला है वर्किंग, तो हमारे पास में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, साइज़ एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत बड़ा है तो हमें ज़्यादा कैपिटल वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, और अगर छोटा है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। बिजनेस साइकिल, ड्यूरिंग बूम पीरियड डिमांड इंक्रीज एंड मोर वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड। जब ज़्यादा सीज़न होता है ना पर्टिकुलर, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो उसका सीज़न चल रहा है तो फटाफट से बिकेगा, तो डिमांड इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए रहेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। ड्यूरिंग रिसेशन रिक्वायरमेंट डिक्रीज। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल भी इम्पैक्ट करता है कि कई बार डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत माल बिक जाता है, और कई बार नहीं बिक पाता। प्रोडक्शन साइकिल, लॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल बिकॉज मनी रिमेन ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा देंगे तो फिर हमें और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। क्रेडिट पॉलिसी, इफ़ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम उधार माल देते हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर हायर स्टॉक इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल नीड। अगर सामान ऐसा है कि हमें एट ए टाइम अवेलेबल नहीं होता तो हमें उसका कुछ स्टॉक करके रखना पड़ता है, जिससे कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी हमें। ठीक है, तो आप इसे 5-6 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो व्हेन अ कंपनी raises more capital than required for its business, it is called over capitalization। जब एक कंपनी जितनी उसकी नीड है उससे ज़्यादा कैपिटल रेज कर लेती है तो इसे क्या कहा जाएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन। इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट अपीयर लो कंपेयर टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमने जितनी कैपिटल लगाई है उससे कम ही है ना, उसके कंपैरिजन में तो हमें प्रॉफिट कम होगा। रीज़न, एक्सेसिव इशुएंस ऑफ शेयर्स और ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड फंड। ठीक है, शेयर्स इशू कर दिए होंगे तो हमें ये क्या होता है, इसका रीज़न क्या रहता है
कि हमने जितना सोचा था कि हमें लगता था ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू करके पैसा ले लेते थे, लेकिन एक्चुअल में उतने नहीं लगे। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी हैज़ 50 लाख कैपिटल बट ओनली नीड 30 लाख, तो जो 20 लाख है वो एक्सेस हो जाएंगे। ओवर कैपिटलाइजेशन लीड्स टू लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, याद रखना। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या करता है, लो रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पर लो रिटर्न मिलता है। फिर अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो, व्हेन अ कंपनी हैज़ लेस कैपिटल देन रिक्वायर्ड इट इज़ कॉल्ड अंडर कैपिटलाइजेशन। मतलब किसी कंपनी को जितने पैसे की ज़रूरत है उससे कम अगर उसके पास होंगे, उससे कम में उसने कैपिटल इशू करी है, तो वो अंडर कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, बिजनेस कैन नॉट मीट इज फाइनेंशियल नीड अफेक्टिंग ऑपरेशन एंड ग्रोथ। अब जितने चाहिए उतने पैसे हैं ही नहीं, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या होता है, इनसफिशिएंट कैपिटल रेज एट द स्टार्ट ऑफ हाई डेट, या तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो, या तो फिर हमने शुरुआत में ही कम कैपिटल लगाई हो, ये इसका रीज़न होता है। और इसका एग्जांपल क्या हुआ, अ कंपनी नीड 50 लाख बट रेज ओनली 30 लाख, तो 20 लाख क्या है, ये शॉर्टेज हो गया। अंडर कैपिटलाइजेशन लीड्स टू फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड लिमिटेड ग्रोथ। देखिए ओवर और अंडर दोनों ही बुरे, ठीक है, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो रिटर्न्स कम मिलेंगे, और अगर कम होगा तो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। अगला अपना क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। वो फैक्टर्स हमें बताने हैं जो डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है, is deciding how much profit should be distributed to shareholder and how much should be retained in the business। तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये होता है कि कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांटा जाए और कितना फ्यूचर के लिए बिजनेस में रखा जाए। तो इसको अलग अलग फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। पहला प्रॉफिट अर्न, अगर हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा है तो हम उसको हायर प्रॉफिट अलाउ हायर डिविडेंड, तो ज़्यादा हम इशू कर देंगे डिविडेंड। लेकिन अगर हमें कम प्रॉफिट हुआ है तो फिर हम कंपनी में ही उसको रखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंपनी विथ स्टेबल एंड रेगुलर अर्निंग कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड। जब कंपनी की पोजीशन स्टेबल होती है तो वो डिविडेंड अनाउंस कर देती है। अगर उसकी अर्निंग जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो वो प्रॉफिट को रखेगी अपने पास, रिस्क नहीं लेगी। फिर थर्ड पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्लान्स। अगर if the company plan expansion or new project, more profit is retained leading to lower dividend। अगर कंपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहती तो प्रॉफिट को रख लेगी, अदरवाइज दे देगी। कैश फ्लो पोजीशन, अगर हमारे पास में कैश का फ्लो जो है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो कंपनी डिविडेंड इशू कर देगी, अदरवाइज नहीं करेगी। लीगल रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं कई बार, ठीक है, तो कंपनी मस्ट फॉलो लीगल रूल्स, एग्जाम्पल डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट अलाउड बाय द लॉ, है ना, जितने कोर्ट ने तय करा है, लॉ ने तय करा है, उससे ज़्यादा अमाउंट का डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट आप कर सकते हैं इसके। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल, राइट इट्स सोर्सेज। फिक्स कैपिटल क्या है, इसके सोर्सेज लिखना है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिक्स कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म असेट ऑफ अ बिजनेस। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए किसी बिजनेस में की गई हो, सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। लंबे समय के लिए जो बिजनेस में काम आएंगे वो क्या हो जाएगी, फिक्स कैपिटल हो जाएगी। के सोर्सेज ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल के सोर्स क्या है, इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिबेंचर या फिर बॉन्ड इशू करके, रिटेन अर्निंग, जो भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको रख के अपने पास, या फिर लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं बैंक से, ठीक है। तो क्या हो गया, सोर्सेज क्या है फिक्स कैपिटल के, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग या फिर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। वो फैक्टर बताने हैं जो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर ट्रेडिंग का है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ कम।
स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बहुत बड़ी मात्रा में हम स्केलिंग कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होगी। प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न और ऑटोमेटेड प्रोसेस में रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल, है ना, बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह लाना पड़ेगी तो उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्लान, हमारा प्लान कैसा है फ्यूचर के लिए, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, ईजी एक्सेस टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इंकरेज हायर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर हमें आसानी से लोन मिलता है तो ना हम कुछ भी चीज़ खरीद लेते हैं ना, तो ऐसा ही अगर कंपनीज़ को भी आसानी से लोन मिल जाए तो वो मतलब फिक्स कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी। टेक्नोलॉजी यूज्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी में रिक्वायर हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ज़्यादा पैसा लग सकता है। अब राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में डिफरेंस। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इसमें डे टू डे बिजनेस के लिए खर्च किया जाता है वर्किंग कैपिटल में। इसका पर्पस क्या होता है फिक्स कैपिटल का? टू एक्वायर मेंटेन फिक्स असेट फॉर प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन के लिए फिक्स असेट एक्वायर करना। और इसका मकसद क्या होता है? टू मीट शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नीड एंड मेंटेन लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म के ऑपरेशन के लिए, टू मीट शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नीड एंड मेंटेन लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म के लिए जो भी हमारे पास में ऑपरेशंस हैं उनको मीट किया जाता है, और बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी, तरलता, मतलब पैसा बना रहे। फिर टाइम पीरियड, फिक्स कैपिटल लॉन्ग रन के लिए रहेगी और ये वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। नेचर ऑफ एसेट्स, ये क्या फिक्स एसेट होगी? टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी होता है। रिस्क देख लें, लोअर लिक्विडिटी रिस्क बट हायर इन्वेस्टमेंट रिस्क, इसमें लोअर लिक्विडिटी होती है लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो रिस्क ज़्यादा होता है। हायर लिक्विडिटी रिस्क इफ सफिशेंट फंड, यूजुअली लेस इन्वेस्टमेंट रिस्क, मतलब इसमें क्या है? हायर लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, तो भी प्रॉब्लम होगी, या फिर इनसफिशिएंट फंड हो तो उसका भी वही प्रॉब्लम रहेगी। जितनी ज़रूरत हो उतने पैसे होने चाहिए, ठीक है, कम हो तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्किंग कैपिटल के टाइप अपने को बताना है। तो वर्किंग कैप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से परमानेंट होती है वर्किंग कैपिटल, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट असेट दैट इज़ ऑलवेज नीडेड फॉर स्मूथ ऑपरेशन। एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कैश फॉर डेली एक्सपेंसेस, ठीक है। तो परमानेंट फिक्स कैपिटल इतनी तो होनी चाहिए हमारे पास, है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए ताकि हम रॉ मटेरियल परचेस कर सकें। फिर टेम्प्रेरी क्या हो जाएगी? टेम्प्रेरी वेरिएबल होगी। एडिशनल फंड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पीक सीजन और हाई डिमांड, अगर हमारे पास में टेम्प्रेरी कुछ पैसे रखे होते हैं, ठीक है, तो जब सीजनल होगा तब हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा स्टॉक ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन और स्पेशल ऑर्डर, इसका एग्जांपल हो गया। तो और नेचर के बेसिस पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट असेट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगी? टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी हमने करा है करंट असेट में, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये सब क्या जाएगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फिर नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, ये क्या हो जाएगी? नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस में क्या होगा? सारी करंट असेट को जोड़ दिया जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में, और नेट वर्किंग कैपिटल में उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाएगा। अब अगला क्या है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो डेली बेसिस पे चाहिए होती है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन नॉर्मल ऑपरेशन थ्रू द ईयर। फिर क्या होती है? सीज़न, जो सीज़न के टाइम पर हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगला अपना क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिस्क, हु डिटरमाइन द टोटल फाइनेंस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? तो आप समझते हैं वैसे भी, फाइनेंशियल रिस्क इज़ द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस ड्यू टू द यूज़ ऑफ बोरोड फंड, है ना, अगर हम उधार लेकर काम चला रहे होते हैं तो फिर वो फाइनेंशियल रिस्क है।
है ना, जो बिजनेस कर्ज लेकर काम करता है। इट अराइज बिकॉज द कंपनी मस्ट पे इंटरेस्ट एंड रीपे लोन रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट, है ना। इसमें क्या होता है, अगर हम बोरो कर लिए फंड तो हमें प्रॉफिट हो या ना हो तो इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसमें रिस्क होता है। फिर मोर डेट हायर फाइनेंशियल रिस्क, जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा। अ कंपनी टेकिंग अ बैंक लोन मस्ट पे इंटरेस्ट इवन इफ इट इज़ इट्स प्रॉफिट फॉल। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन अगर उसने बैंक से लोन ले रखा है तो उसका पेमेंट तो उसको करना पड़ेगा ब्याज का। ओके, तो फिर टोटल फाइनेंस रिस्क क्या हो गया? टोटल फाइनेंस रिस्क ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय। टोटल फाइनेंशियल रिस्क कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, फ्लक्चुएशन इन सेल्स और प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। बिजनेस का जो नेचर है उसके हिसाब से कई बार बिजनेस रिस्क बन जाता है, जैसे सेल्स कम ज़्यादा हो सकती है या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, तो इसमें रिस्क होता है। हायर ऑपरेटिंग रिस्क इंक्रीज टोटल फाइनेंशियल रिस्क, जैसे फाइनेंशियल रिस्क, डेट ज़्यादा ले लिया, कर्जा ज़्यादा ले लिया। रिस्क ड्यू टू फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लाइक इंटरेस्ट एंड लोन रिपेमेंट, तो ये फिक्स रहेंगे, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे ये देना तो पड़ेंगे। टोटल रिस्क इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? टोटल रिस्क। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 10 तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो ये अपना लास्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 11, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें डेफिनेशन देनी है। देखिए, कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है वो हमने आपको पहले भी लिखवाई है, बट अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको डेफिनेशन देनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से, तब आपको ये लिखनी है। अदरवाइज आप कंज्यूमर कौन है वो अपने अकॉर्डिंग जो हमने पहले बताई वो भी लिख सकते हैं। तो अ कंज्यूमर इज़ एनी पर्सन हु बाय एंड गुड्स हु बाइज एनी गुड्स। कंज्यूमर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने गुड्स को खरीदा है फॉर अ कंसिडरेशन मनी, किसी चीज़ के बदले में ना, पैसे के बदले में, और हायर और अवेल एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, या गुड्स खरीदे हैं या कोई सर्विस अवेल करी है पैसे के बदले में, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स और सर्विस फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। जैसे कोई व्यक्ति बेचने के लिए कोई चीज़ खरीद रहा है कि हमने इसको बहुत सारा खरीद लेना है फिर बेचना है, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। कंज्यूमर फाइनल गुड्स को, कंज्यूमर फाइनल कैंडिडेट होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है, उसको कंज्यूमर कहा जाता है। फिर इसके क्या है ऑब्जेक्टिव्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया है? तो सेफ गार्ड कस्टमर राइट, कस्टमर के राइट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अनफेयर प्रैक्टिस। उसके बाद में इंश्योर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की गुड्स और सर्विस मिल सके उसके लिए। प्रिवेंट मॉल प्रैक्टिसेस, जो गलत चीज़ें होती हैं, चीटिंग, एडल्ट्रेशन, फॉल्स एडवर्टीजमेंट एंड होर्डिंग, इन सब से बचाने के लिए, है ना। हमको कई बार बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना कुछ चीज़ों के बारे में जो एक्चुअल वैसी होती नहीं है एडवर्टीज़मेंट में, तो उससे जो ये चीटिंग वगैरह हुई है उससे प्रिवेंट करने के लिए। प्रोवाइड रेड्रेसल मैकेनिज्म, ऑफर लीगल रेमेडीज़ फॉर ग्रेवियंस। ग्रेवियंस मतलब जो शिकायतें आती हैं, तो उसके लिए कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए। पाँचवा, प्रमोट कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर्स को अवेयर कराता है, जाओ ग्राहक जाको सुना होगा ना, तो एजुकेट कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जो अच्छे कस्टमर हैं, जो एजुकेटेड है, वो अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ को समझ सकें। तो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहले क्या है, प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन,
कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, इम्प्रूव्स प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना, प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ भी भेदभाव वगैरह ना हो, अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को बंद करना, बिल्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस का कंज्यूमर में भरोसा जगाना, और स्ट्रेंथन इकोनॉमी को मजबूत करना। जितनी ज़्यादा लोग चीज़ें खरीदेंगे उतनी हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के राइट्स कौन कौन से हैं? तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 गारंटी द फॉलोइंग राइट। इसमें अमेंडमेंट होकर नया एक्ट बना है, तो 2019 में क्या क्या हमें राइट्स मिलते हैं बीइंग अ कंज्यूमर। राइट टू सेफ्टी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हजार्डस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके खिलाफ हमको सेफ्टी मिली। राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में सारी और सही जानकारी हमें मिलनी चाहिए। राइट टू चूज़, बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम फ्रीली कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकें। राइट टू बी हर्ड, सुना जाना चाहिए। अगर किसी कस्टमर के साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी कंप्लेंट सुनी जानी चाहिए। राइट टू रेड्रेसल, लीगल रेमेडीज़ होनी चाहिए। अगर कोई डिफेक्टिव या डिफिशिएंट सर्विस हमको मिली है, कोई सामान गलत मिल गया है, तो उसको क्योर करना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, हमारी सुननी चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को अवेयरनेस अबाउट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर को अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो पहली क्या है, आंस बी इन्फॉर्म, बी इन्फॉर्म्ड है ना, ये आंसर में आ गया। बी इन्फॉर्म्ड, नो प्रोडक्ट डिटेल इन टर्म ऑफ परचेस, कंज्यूमर को प्रोडक्ट की डिटेल रहनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, और नो प्रोडक्ट डिटेल्स एंड टर्म्स ऑफ परचेस, किस कंडीशन में वो माल को खरीद रहे हैं वो पता होना चाहिए। फॉलो इंस्ट्रक्शन, यूज़ प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एज इंटेंडेड, जैसा बताया गया है प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट को उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अवॉइड मिसयूज़, किसी प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट मॉल प्रैक्टिसेस, अगर कुछ गलत हुआ है तो कंप्लेंट रेज करनी चाहिए। स्टेट द प्रॉब्लम ऑफ अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो कंज्यूमर फेस सेवरल प्रॉब्लम्स वाइल परचेसिंग गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट ड्यू टू अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और लैक अवेयरनेस। जैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाते हैं, प्रोडक्ट में बी डैमेज, स्पॉइल्ड और नॉन फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। जैसे बाइंग अ वॉशिंग मशीन दैट स्टॉप वर्किंग विद इन अ वीक, ऐसी मशीन खरीद लें जो एक आध हफ्ते में उसने काम करना बंद कर दिया, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। डिफिशियंसी इन सर्विस, सर्विस में भी पुअर, इनकम्प्लीट और नॉट एज प्रॉमिस, जैसा बताया गया था वैसी सर्विस नहीं मिली। जैसे पुअर मेडिकल सर्विसेज है ना, जैसे हमें बताया गया कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, नर्स डॉक्टर टाइम टू टाइम देखने आते रहेंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगी? पुअर सर्विसेज हो जाएगी। और ओवर चार्जिंग, एक्सेसिव प्राइसिंग, ज़्यादा प्राइस ले लेना MRP से ज़्यादा। पेइंग एक्स्ट्रा फॉर अ ब्रांडेड प्रोडक्ट विदाउट रीज़न। फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, एक हफ्ते में गोरे हो जाओगे आप, आपका कद बढ़ जाएगा, बॉडी बन जाएगी, इस तरीके से ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट देकर, वो आपने देखा होगा ना, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो रेड बुल को पी के थोड़ी पंख लगने वाले, तो ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देना। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कम इन्फॉर्मेशन देना, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले, क्या क्या केमिकल वगैरह है इसके अंदर, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देना। एक्सप्लॉयटेशन बाय सेलर, सेलर में यूज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग और सेलिंग फेक प्रोडक्शन, तो ये ऐसे कंज्यूमर परेशान हो जाते हैं। फिर अगला अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इको मार्क सिस्टम, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इको मार्क सिस्टम का मतलब क्या होता है? इको मार्क स्कीम इज अ सर्टिफिकेशन गिवन टू प्रोडक्ट दैट आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, जो इको मार्क सिस्टम में वो क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, अच्छे हो। इट हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई प्रोडक्ट दैट डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यूज़ और डिस्पोजल। मतलब ऐसे
ऐसी स्कीम जिसमें ऐसे प्रोडक्ट बने हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट लाइक इको फ्रेंडली डिटर्जेंट, रिसाइकल्ड पेपर एंड ऑर्गेनिक फूड में कैरी द इको मार्क, इसके अंदर इको मार्क होता है। फिर डिस्कस द वेज दैट मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कमेटी बनाई हुई, काउंसिल बनाई है वो। तो पहला क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोट कंज्यूमर राइट एंड प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसके टाइप कितने, ये 3 टाइप की रहती है, ठीक है। एक तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है। अपेक्स बॉडी हैंडल कंप्लेंट अबव 1 CR। पूरी नेशनल जो है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा के मामले होते हैं तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन को पास जाना है। अगर 25 लाख के अंदर है, ठीक है, 25 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो कहाँ जाना है, स्टेट के पास जाना है, जिस भी स्टेट के आप हैं, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल। और अगर 25 लाख से कम का मामला है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, ठीक है। तो 25 से कम के मामले कौन देखता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, और 25 से लेकर 1 करोड़ तक के स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, और 1 करोड़ या उससे ज़्यादा के जो मामले हैं वो कौन देखता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट देखता है। इसके बाद में कंज्यूमर कोर्ट फोरम में, जिसमें कंज्यूमर कोर्ट में ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइड क्विक एंड इनएक्सपेंसिव रेड्रेसल और कंज्यूमर ग्रेवियंस, ठीक है। ये भी कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट होते हैं जो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट पर काम करते हैं। इसके फंक्शन क्या है, कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स और डिफिशिएंट सर्विस। कंज्यूमर जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 में, तो प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, ठीक है। कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ लॉज बनाए। कवर डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत आती हैं। फिर इंट्रोड्यूस फास्ट ट्रैक ग्रेवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर ऑफेंडर, जल्द से जल्द सुनवाई हो, जो अगर किसी शॉपकीपर ने कुछ गलत करा है तो उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले, उसकी पेनल्टी लगे। फिर लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन मार्क, एक मार्क लगा होता है SISI, हॉल मार्क, इको मार्क, ये सारे मार्क जो हैं इंश्योर करते हैं क्वालिटी, सेफ्टी, ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, हेल्प कंज्यूमर मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नमेंट एंड NGO एजुकेट consumers about their right and responsibility. Method including workshop, advertisement, pamphlets and social media campaign. जागो ग्राहक जागो, ठीक है, तो ऐसे कैंपेन वगैरह चलाते हैं ताकि कस्टमर जो है वो अवेयर हो सके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को के इम्पोर्टेंस बताना। तो क्या है, बिल्ड कंज्यूमर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है ना, तो उसकी वजह से बिजनेस अपना काम अच्छे से करता है, ईमानदारी से करता है, तो कंज्यूमर जो है वो क्या हो जाते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, कंज्यूमर का ट्रस्ट वो जीत लेते हैं। इंकरेज रिपीट बिजनेस, अब कंज्यूमर जो है वो लॉयल बन गया है तो रिपीट ऑर्डर्स भी आएंगे। प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सही तरीके से कंपटीशन में बने रह सकते हैं ट्रेड प्रैक्टिसेस करके। रिड्यूस कंप्लेंट एंड लीगल इशू, ठीक है, बिजनेस अच्छे से काम करेगा तो कोई भी शिकायत आएगी नहीं, तो कंप्लेंट और लीगल इशू कम हो जाएंगे। हेल्प इन मार्केट एक्सपांशन, कंपनी विद अ रेपुटेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड इंटर न्यू मार्केट इजीली, नए मार्केट में आसानी से जा सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स का भरोसा है। फिर इंकरेज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी अच्छी रखते हैं।
इसके बाद में व्हाट वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड, व्हाई वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया? तो पहला क्या है, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस दिलाने के लिए, इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी मॉल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको बंद करने के लिए, क्विक एंड ईजी लीगल रेमेडीज़ प्रोवाइड करने के लिए, मतलब जल्दी, जैसे एक्ट के अंदर अगर उनके साथ में कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो जल्द से जल्द फोरम्स में कंप्लेन कर सके, टू बैलेंस पावर बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो पावर है उसको बनाए रखने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। अब एन्यूमरेट द वेरियस एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर, भारत सरकार ने कौन कौन से एक्ट बनाए हैं जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा करता है? तो पहला तो है 1986 और 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, तो अब नया एक्ट बन गया है, पहले 1986 था। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कवर डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशिएंट सर्विस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ई कॉमर्स डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करता है वो। एस्टैब्लिश कंज्यूमर फोरम एंड रेड्रेसल कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। फिर एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006, ये क्या करता है, इंश्योर करता है सेफ, हाइजेनिक एंड क्वालिटी फूड प्रोडक्ट को, प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अडल्ट्रेट, अनसेफ और मिसब्रांडेड फूड आइटम, गलत कुछ भी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचना चाहिए, ये इंश्योर करता है। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का, रेगुलेट मैन्युफैक्चर एंड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, इंश्योर दैट मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड करेक्टली लेबल, मतलब इसमें कोई भी धांधली ना हो, मेडिसिन और जो कॉस्मेटिक्स है उसमें ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे नुकसान पहुँचे। वेट एंड मेजर के लिए 1976 है, तो कम वजन ना मिले आपको, कोई भी चीट ना करे कंज्यूमर को। इसके बाद में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो प्रिवेंट करता है होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड अनफेयर प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकता है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1986, प्रोवाइड क्वालिटी सर्टिफिकेट ISI मार्क फॉर गुड्स, इंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, जो स्टैंडर्ड तय करा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाए, ये इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर्स अपने ख़त्म हो गए हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको अच्छे से देखिएगा, कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम जल्दी करवा देंगे इसके, पॉसिबल रहेगा तो कल ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।